तो प्रिय छात्रों, अभी आप लोग सोशल साइंस अर्थात सामाजिक विज्ञान का परीक्षा देने जा रहे हैं। इसी बीच आपको क्वेश्चन आउट के लेकर इंतजार है, बट इंतजार बिल्कुल खत्म है। इस वीडियो में आपको वही सारे क्वेश्चन मिलेगा। तो आइए इस क्लास को हम लोग कर लेते हैं। तो प्रिय छात्रों, हमने पार्ट 1 वीडियो में इसका बताए थे, आउट वाले का रात में हम बताए थे आपको 35 तक, अर्थात आपको 35 तक हो गया था। और अभी के वीडियो में जो हम लोग जानेंगे, यहाँ पे आप लोग एग्जाम देने जाएंगे और यहाँ पे जाने वाले होंगे, तो आप लोग को बता दें कि ये भी काफ़ी जो है बिल्कुल तरह से समझिए कि आउट है। आपको जाइए और बिल्कुल छाप के आइए, इसी तरह की डरने की बात ही नहीं है। तो चलिए मैं इसका आंसर जान लेते हैं। 36 नंबर सवाल है कि उपभोग, व्यय और बचत का योग क्या कहलाता है। उपभोग अर्थात जो खर्च करेगा सो, और बचत करेगा ये क्या कहलाता है। ये जो है सो आय कहलाता है। अर्थात 36 का जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी जो है बिल्कुल तरह से करेक्ट हो जाएगा। हम आगे बढ़ते हैं। आपका 37 नंबर सवाल है यहाँ पे। तो अगला आपका सवाल यहाँ पर है, 37 नंबर सवाल है कि निम्न में से कौन आर्थिक क्रिया का चक्रीय प्रभाव है। तो यहाँ पे आर्थिक क्रिया का चक्रीय प्रवाह कौन सा है। तो 37 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, व्यय है व्यय। चलिए आगे बढ़ते। अगला सवाल आपका है 38 नंबर सवाल है। पूछा गया है कि भारत में सर्वप्रथम राष्ट्रीय आय का अनुमान कब लगाया गया था। तो सबसे पहले लगाया गया था तो किसके द्वारा लगाया गया था। तो यहाँ पे नरोजी भाई के द्वारा लगाया गया था। और कब लगाया गया था, तो इसकी जानकारी के लिए आपको यहाँ पे बता दें कि 38 नंबर का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 1868 में हो जाएगा। बिल्कुल करेक्ट है। बता दें कि इसी से यहीं से आपका क्वेश्चन सारे के सारे आने वाला है। तो आप लोग को आउट क्वेश्चन का वेट ही नहीं करना है, जो पढ़ रहे हैं उस पर विश्वास करके जाइए और एग्जाम में बिल्कुल तरह से मिल ही जाएगा। निम्न में से कौन सहकारिता का मूलभूत तत्व नहीं है। तो 39 नंबर सवाल है, 39 का आंसर होगा सी, नैतिक तथा सामाजिक तत्व। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए 40 नंबर सवाल है कि इनमें से कौन गैर आर्थिक आधारित संरचना है। तो 40 नंबर का जो आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी होगा, स्वास्थ्य हो जाएगा, स्वास्थ्य। चलिए हेल्दी। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल आपका 41 नंबर सवाल है, संविधान का 74वां संशोधन संबंधित है। यानी कहता है 74वां कॉन्स्टिट्यूशनल जो है अमेंडमेंट इज रिलेटेड टू, किससे जो है ये संबंधित है। तो 41 का आंसर होगा बी होगा, नगरीय शासन व्यवस्था से। चलिए अर्बन गवर्नमेंट से। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल आपका है 40 नंबर। बिहार में एक नगर निगम में अधिकतम कितने वार्ड हो सकते हैं। एक नगर निगम में अधिकतम कितने वार्ड हो सकते हैं। तो अधिकतम वार्डों की संख्या लगभग 75 होता है। तो राइट आंसर यहाँ पर डी ऑप्शन हो जाएगा, 75 होता है एक नगर निगम में। चलिए चिपको आंदोलन संबंधित है तो पेड़ पौधों से, अर्थात यहाँ पर वैज्ञानिकों का नाम, सॉरी यहाँ पर जो है नाम है जो नेतृत्व जिसने किया था, तो उनका नाम में आ जाएगा सुंदरलाल बहुगुणा हो जाएगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए अगला सवाल आपका यहाँ पे है 44 नंबर सवाल। पूछा जा रहा है कि नेपाल में सप्तदलीय गठबंधन क्यों किया गया था। नेपाल में सप्तदलीय गठबंधन क्यों किया गया था। तो लोकतंत्र की स्थापना के लिए किया गया था। चलिए अगला सवाल आपका 45 नंबर है। बहुजन समाज पार्टी की स्थापना किसने की। बहुजन समाज पार्टी की स्थापना किसने की। तो यार आप लोग मारेंगे यहाँ पर सी आंसर मारोगे। चलिए काशी राम ने किया था। चलिए अगला है 46 नंबर सवाल है कि दल बदल कानून लागू होता है। 2 नंबर में भी पूछा जा चुका है, क्वेश्चन पेपर में है, हम सब्जेक्टिव भी बताने वाले हैं। तो आप इस चैनल से जल्दी से ज्वाइन हो जाइए। यदि अभी तक आप इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं रखे हुए थे तो जल्दी से सब्सक्राइब करके और बेल आइकन को दबा लीजिए। आगे भी आपको इसी तरह की आपको वीडियो मिलेगा। प्लस में आपको 11-12 की भी तैयारी यहाँ पे करवाया जाता है और करवाया जाएगा। तो यहाँ पे हो जाएगा दल बदल कानून लागू होता है। किस पे लागू होता है। तो ऑप्शन ए हो जाएगा, सांसदों एवं विधायकों पर लागू होता है। चलिए 47 नंबर है, झारखंड बिहार से कब अलग हुए थे, पृथक हुए थे। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 47 का ए हो जाएगा, 15 नवंबर 2000 ईस्वी को बिहार से झारखंड अलग हुए थे, जो कि दक्षिणी क्षेत्र पड़ता है। बिहार का दक्षिणी क्षेत्र पड़ता है झारखंड। इनमें से कौन संघीय प्रणाली की विशेषता नहीं है। तो 48 नंबर का आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, एक हरी शासन व्यवस्था। चलिए अगला सवाल आपका 49 नंबर है, लोकसभा में चुने हुए सदस्यों की संख्या कितनी होती है। तो चलिए 49 का ऑप्शन यहाँ पर देख लेते हैं और यहाँ पे आपका आंसर जो हो जाएगा 49 नंबर का, तो 49 का आंसर यहाँ पे हो जाएगा करेक्ट, 543 होता है। चलिए
अगला सवाल हम लोग देख लेते हैं यहाँ पे, इसका पीडीएफ भी आप लोग को मिल जाएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। पूर्व में बांग्लादेश को जाना जाता था पूर्वी पाकिस्तान के नाम से जाना जाता था। 1971 के बाद ये जो है बांग्लादेश हो गए पूर्वी बांग्लादेश। तो चलिए यहाँ पर सी आंसर हो जाएगा। चलिए 51 नंबर सवाल है, वेस्ट इंडीज संघ की स्थापना हुई थी, कब हुई थी वेस्ट इंडीज संघ की स्थापना? 1958 ईस्वी में हुआ था। और राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी जो है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 52 नंबर सवाल है, इंडिका के लेखक कौन है? पूछा जा चुका है सवाल, इस बात को याद रखिएगा। जाइए, आपको बायल का वेट ही नहीं करना है, सीधे जाना है और यहाँ पे मेगा स्नीज हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगला सवाल आपका है, विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश कौन सा है जी? विच इज द लार्जेस्ट डेमोक्रेटिक कंट्री इन द वर्ल्ड? तो यहाँ पे हो जाएगा वो देश है आपका भारत, अपना इंडिया, अर्थात हो जाएगा 53 नंबर का ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, इंडिया। आंग सान सूची किस देश के नागरिक थे? आंग सान सूची किस देश के नागरिक थे? तो 54 नंबर का आंसर हो जाएगा सी, म्यांमार के। चलिए आगे बढ़ लेते हैं। 55 नंबर सवाल आपका है कि क्षेत्रवाद की भावना का कुपरिणाम है अलगाववाद। जब क्षेत्रवाद की भावना आता है तो वो एक दूसरे से अलग करने की सोच होता है उत्पन्न। दुधवा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? तो इस क्वेश्चन की जगह पर एक क्वेश्चन दूसरा पूछा गया है, जीव नेशनल कार्बेट कहाँ है? तो वो उत्तराखंड में है। और दुधवा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? तो इसको भी याद रखिएगा आप लोग, कहाँ है? तो ये जो है आपका उत्तर प्रदेश अर्थात यूपी में अवस्थित है। 47 नंबर सवाल, 57 नंबर सवाल है, भारत की प्रथम राष्ट्रीय जल नीति कब अपनाई गई थी? तो 57 नंबर का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, सितंबर 1987 में। चलिए अगला सवाल आपका 58 नंबर है, विश्व में सर्वाधिक वनावरण वाला देश कौन सा है? यानी वन वाला देश कौन सा है? तो वो देश है आपका रूस हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए 100% सही हो जाएगा। एक भी सवाल आपको यहाँ से ऑप्शन गलत नहीं मिलेगा। साथ ही साथ आपको बता दें कि ये वायरल क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में पूछा जाएगा, वो फर्स्ट सीटिंग हो या फिर सेकेंड सीटिंग हो ये मैं नहीं बता पाऊंगा, क्योंकि मुझ पर भी किसी प्रकार की क्लेम हो सकता है। तो इसके लिए आप देख कर जाइए, किस मृदा में ह्यूमस की मात्रा नगण्य होती है, अर्थात नहीं के बराबर होते हैं या फिर कम होता है? तो वो है जलोढ़ मिट्टी। चलिए अगला सवाल है आपका 60 नंबर सवाल है, 60 नंबर क्वेश्चन है, भारत की सबसे बड़ा खनिज तेल उत्पादक क्षेत्र कौन सा है? डिगबोई, मुंबई हाई, खंबात, मंगला। तो 60 का आंसर हो जाएगा आपका डिगबोई हो जाएगा। और राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। इनमें से कौन रोपण फसल है? यानी यहाँ पे है, इनमें से कौन रोपण फसल है? तो 61 नंबर का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, रबर जो है एक रोपण फसल है। चलिए अगला है 62 नंबर सवाल, जीवन रेखा कब चलाई गई थी? जीवन रेखा एक नियम होता है जो कब चलाया गया था? तो चलिए यहाँ पे 62 नंबर का जो आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पे हो जाएगा 1991 में, जब सोवियत संघ का विघटन हुआ था उस समय की बात है। चलिए कांवर झील कहाँ स्थित है? तो ये बिहार में है। बिहार के किस डिस्ट्रिक्ट में है? तो ये बेगूसराय डिस्ट्रिक्ट में पड़ जाता है। तो 63 का आंसर यहाँ पर हो जाता है। कांवर झील देखिए बेगूसराय में होता है या फिर भागलपुर में होता है? तो थोड़ा सा हम यहाँ पे देखिए बेगूसराय सही है आपका। यहाँ पे जो है 63 का जो है आपका हो जाएगा आपका भागलपुर या फिर बेगूसराय। यहाँ पे थोड़ा डाउट है, लेकिन भैया भागलपुर ही हो जाना चाहिए। चलिए तो आप लोग जरा कमेंट करके बताइएगा, किस राज्य में संयुक्त वन प्रबंधन की पहला प्रस्ताव पारित किया गया? तो 64 का आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा, पश्चिम बंगाल हो जाएगा। चलिए अगला है 65 नंबर सवाल है, इनमें से कौन अकार्बनिक खनिज है? हम क्वेश्चन बहुत कम देंगे, लेकिन जो देंगे आपके एग्जाम में बिल्कुल तरह से वो पूछा ही जाएगा। तो चलिए 65 का आंसर ऑप्शन यहाँ पे हो जाता है सी, अभ्रक। अभ्रक जो है अकार्बनिक खनिज है और जो सबसे अधिक यहाँ पे भारत में उत्पादन होता है और पाया जाता है। चलिए अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं हम लोग। यहाँ पे 66 नंबर, भारत में किस राज्य में सर्वाधिक मैंग्रोव वन है? तो सर्वाधिक मैंग्रोव वन जो है वो कहाँ है? तो वो हो जाएगा आपका यहाँ पे पश्चिम बंगाल या फिर उड़ीसा या फिर गुजरात या फिर केरल हो जाएगा। तो कहाँ पे हो जाएगा जी? सवाल नंबर आपका कितना है? तो 66 नंबर सवाल है और 66 का आंसर यहाँ पे हो जाएगा आपका पश्चिम बंगाल, अर्थात पश्चिम बंगाल। कौन कोयला घटिया किस्म का होता है, अर्थात किस कोयला को घटिया कहा जाता है? तो उस कोयला का नाम है एंथ्रासाइट। तो 67 नंबर का आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पर पीट हो जाएगा। देखिए सबसे अच्छा ये होता है, सबसे खराब होता है आपका पीट नामक कोयला। चलिए 68 नंबर है कि भारत में चाय की कृषि कहाँ से शुरू हुई थी? भारत में चाय की कृषि की शुरू जो है कहाँ से हुई थी? तो आपको याद रखना होगा इस क्वेश्चन को कि ये असम से शुरू हुआ था चाय की खेती।
चलिए 69 नंबर सवाल है, पायराइट किस प्रकार का खनिज है। पायराइट जो है एक धात्विक खनिज है। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए अगला सवाल आपका यहाँ पे है 70 नंबर है कि भारत का पहला परमाणु शक्ति संयंत्र कौन है। तो कौन सा है जी, तो 70 का आंसर यहाँ पे हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, तारापुर। चलिए अगला सवाल की ओर हम लोग बढ़ते हैं। यहाँ पे 71 में है, कोडरामा का संबंध किस खनिज से है। ध्यान रखिएगा, कोडरामा का संबंध किस खनिज से है। तो 71 का आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, अवरक नामक खनिज से है। चलिए अगला सवाल आपका 72 नंबर है। जल्दी से आप लोग इस क्लास को लाइक नहीं किए तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिए। चैनल पर आए हैं पहली बार तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। जाइएगा एग्जाम में सारे के सारे क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएगा, तो वहां पे घबराइएगा नहीं। सारे क्वेश्चन को सावधानी पूर्वक आपको आंसर भरना है। ब्लू और ब्लैक पेन से ही भरना है, रेड पेन का यूज भी नहीं करना है, और आपको साथ में लेकर भी नहीं जाना है सेंटर पे। किस देश ने ओपेक की सदस्यता त्याग दी। तो 72 का आंसर हो जाएगा, यहाँ पर डी हो जाएगा, कतर नामक एक देश है वो। चलिए अगला है आपका 73 नंबर, इनमें से कौन जूट का अग्रणी उत्पादक है। तो 73 नंबर सवाल है, ऑप्शन पहले देख लेते हैं हम लोग क्या है। तो यहाँ पर कहता है किसका, तो जूट का। तो जूट के लिए आपका बांग्लादेश में सबसे अधिक जूट उत्पादन किया जाता है, तो सी आंसर हो जाएगा। चलिए आसवन बांध किस नदी से संबंधित है। आसवन बांध किस नदी से संबंधित है, तो ये जो है आपका नील नदी से संबंधित है। चलिए अगला सवाल आपका 75 नंबर यहाँ पे आया, मैं टाइम नहीं लूंगा, बिल्कुल फास्ट में करूंगा। इनमें से कौन प्राकृतिक आपदा नहीं है। तो प्राकृतिक आपदा इसमें से आपका आतंकवाद जो है ये प्राकृतिक आपदा नहीं है, ये जो है मानव जनित आपदा है। राइट आंसर डी हो जाएगा, बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। 76 नंबर सवाल है, विनाशकारी भूकंप से बिहार किस वर्ष प्रभावित हुए थे। तो ये जो देखिए 1934 की भी एक हुआ था भूकंप, बहुत ही डेंजरस हुआ था, तो इसलिए राइट आंसर आपका ऑप्शन डी हो जाएगा 34 में। चलिए 77 है, बाढ़ के समय कौन सा स्थान सुरक्षित होता है। तो ऊंची भूमि पर हम लोग जाना चाहिए, न कि नीचे वाले या फिर ढलुआ भूमि पर। चलिए 78 नंबर सवाल है कि भूस्खलन से अभिप्राय है क्या। भूस्खलन से क्या होता है। तो 78 का आंसर होगा डी हो जाएगा, इनमें से सभी बात इसके लिए सत्य हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन यदि पूछा जाएगा यहाँ से, तो आप यदि पूरी क्लास लेकर नहीं किए हैं तो आप बाद में आपको पछताने के सिवा और भी कुछ नहीं हाथ में रहेगा। साथ ही हम सब्जेक्टिव भी बताएंगे आपको, तो जल्दी से बने रहिए। और भी ऑब्जेक्टिव है जो आउट क्वेश्चन है सेकंड सीटिंग के लिए, मैं वो भी लाऊंगा। तो आकस्मिक प्रबंधन का प्रमुख घटक है, तो 79 नंबर का आंसर हो जाएगा डी, इनमें से सभी हो जाएगा। चलिए 80 नंबर है कि भूकंप संभावित क्षेत्र में भवनों की आकृति कैसी होनी चाहिए। अंडाकार, त्रिभुजाकार या फिर चौकोर या फिर आयताकार। भूकंप जो क्षेत्र में बार बार आते रहता है वहां का घर किस आकार का होना चाहिए। तो वहां आयताकार घर होना चाहिए, हमेशा याद रखिएगा। तो इस सवाल का जवाब भी हो चुका है, रेक्टेंगुलर होना चाहिए। चलिए मुझे उम्मीद है कि यहाँ तक यदि आप क्लास किए होंगे तो आपको यहाँ पे एग्जाम में जाते ही आप आराम से आप गोलरी अलग भुस्सा अलग कर करके सवाल को बनाइएगा। तो मुझे उम्मीद है कि इस वीडियो को मैं आप लोग वीडियो को लाइक कर चुके होंगे, अगर नहीं किए तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। पहली बार आए हैं तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, आगे भी आपको इस तरह से मिल जाएगा। सेकेंड शिफ्ट के लिए भी मैं लेकर आ रहा हूँ जल्द सब्जेक्टिव के साथ। तब तक के लिए बाय।